बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का तीसरा भाग, और जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है वो हम पढ़ रहे थे। और उस पुस्तक को हमने आखिरी अध्याय तक पहुंचा दिया था, मतलब आखिरी अध्याय हम पढ़ रहे थे। और आखिरी अध्याय में हम संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया। ये आज हम पढ़ेंगे इसका जो अगला भाग है, चौथा, और उसमें हम संविधान सभा में जो चर्चाएं चल रही थी उसमें राज्य की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि राज्यों के पास क्या क्या शक्तियाँ थी, क्या क्या शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई थी और किस तरह उसमें चर्चा हो रही थी, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और वो संविधान सभा भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, और इस तरह से संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, और धीरे धीरे फिर संविधान सभा में एक एक मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिकों को, भारतीय लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार होंगे। लेकिन जो दलित वर्ग थे, इसके अलावा आदिवासी वर्ग थे, स्त्रियां थी, उनके प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए कि वो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, शिक्षा उन्होंने अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि संसाधनों की उनके पास कमी है, तो वो ये सब अधिकार उन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे वो इन अधिकारों का उपयोग करेंगे, इसके पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। और फिर संविधान सभा ने फैसला लिया था कि छुआछूत को समाप्त किया जाएगा, जो पिछड़े हैं दलित और आदिवासी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और हिंदू मंदिर वगैरह सभी जातियों के लिए समान रूप से खोल दिए जाएंगे। ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो संविधान सभा के सामने बहुत सारे नए नए प्रश्न आते थे और चर्चा होके बाद में सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते थे। तो ऐसा ही एक प्रश्न संविधान सभा के सामने आया कि राज्यों की क्या शक्तियाँ होंगी, और इस पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह चर्चा हुई और फिर क्या फैसला लिया गया। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिए, संविधान सभा में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत कैसा है? राज्यों का संघ कहा है भारतीय संविधान में भारत को कि ये बहुत सारे राज्यों से मिलके बना होगा, लेकिन उन राज्यों को उतने अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जितना कि अन्य देशों में जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ पर मिलते हैं। हम थोड़ा सा समझते हैं आगे। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए, इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो लिखा हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि हमारे संविधान निर्माताओं के सामने दो व्यवस्थाएं थी जो अन्य देशों में लागू की हुई थी, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। तो संविधान निर्माताओं को ये फैसला करना था चर्चा के द्वारा कि भारत में कौन सी व्यवस्था लागू की जाए, एकात्मक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था। अब ये होती क्या है, तो मैं बता दूं कि जैसे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, एक ही सरकार होती है, वहाँ पर राज्यों की अलग सरकारें नहीं होती हैं। जैसे हम भारत में देखें, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, हर राज्यों की अलग अलग सरकार होती है। ये हो गई संघात्मक व्यवस्था। लेकिन ब्रिटेन में है एकात्मक व्यवस्था, वहाँ पर एक ही सरकार होती है। देखिए एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, जहाँ शासन सत्ता एक ही केंद्र में निहित हो, एक ही केंद्र में पूरी शासन की शक्ति निहित हो, और यहाँ पर एकल नागरिकता होती है, एक ही नागरिकता होती है। जबकि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, ध्यान देना आगे, संविधान के द्वारा केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और उसकी इकाइयों मतलब राज्यों, केंद्र सरकार कुछ अधिकार केंद्र सरकार को होंगे फैसले लेने के लिए, और कुछ अधिकार राज्यों सरकारों को दिए जाएंगे। मतलब जो अधिकार होते हैं, जो विषय होते हैं कानून बनाने के लिए, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। केंद्र सरकार जिन पर कानून बनाती है उन्हें संघ सूची, और राज्य सरकार बनाती है उन्हें राज्य सूची। ऐसा भारत में व्यवस्था है। अमेरिका में भी भारत से थोड़ी अलग व्यवस्था है। अमेरिका में पूरी तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था है, और अमेरिका में
दोहरी नागरिकता होती है। जैसा कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, जबकि एकात्मक शासन में एकल नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि जैसे अमेरिका देश है, उसमें हर व्यक्ति को 2 नागरिकता प्राप्त होती है। हर अमेरिकी नागरिक को पहली नागरिकता कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है, और दूसरी नागरिकता होती है किसी भी राज्य का वो निवासी है, वो उसकी दूसरी नागरिकता होती है। तो भारत में थोड़ी सी संघात्मक व्यवस्था और थोड़ी सी एकात्मक व्यवस्था दोनों को मिलाकर लागू किया गया है। एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई है जिसे कई सारे विद्वानों ने अर्धसंघीय व्यवस्था कह दिया है। ठीक है, तो राज्य हैं भारत में, शक्तियों का और विषयों का बंटवारा भी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कर दिया गया है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। नागरिकता भारत में एक ही है, हम सब भारत के नागरिक हैं, अलग अलग राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब ये विशेषता तो भारत में एकल व्यवस्था की है और कुछ ये विशेषताएं जरूर संघात्मक की है। तो भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत जो है इसमें से राज्य बने हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? राज्यों ने मिलके एक देश बनाया है। और हमारे यहाँ देश ने अपनी विशालता को देखते हुए, विविधताओं को देखते हुए उसको राज्यों में बांट दिया था। ठीक है, तो भारत में दोनों का सम्मिलित रूप है। कुछ एकात्मकता की विशेषताएं पाई जाती हैं और कुछ संघात्मकता की। तो देखिए, संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। क्या राज्यों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने फैसले लेने के लिए, या राज्यों को पूरी तरह केंद्र के अधीन कर देना चाहिए? मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए या ऐसी? इस बात पर लंबी बहस चली थी हमारी संविधान सभा में, और फिर एक सर्वसम्मति के निर्णय पर पहुंचे। वो देखते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के कई सदस्य शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य थे, वो चाहते थे कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए, भारत की केंद्रीय सरकार ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, राज्य सरकारों के पास ताकत कम होनी चाहिए, क्योंकि देश में एकता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, और जिस तरह के माहौल उस समय थे, जिस समय संविधान सभा में ये सब चर्चाएं चल रही है, उस समय देश में कैसा माहौल था आप अच्छे से जानते हो। बहुत ज़्यादा दंगे फैल रहे थे, विभाजन की बात चल रही थी देश में, और विभाजन को स्वीकार भी कर लिया था कांग्रेस ने। अंग्रेज़ों ने देश का विभाजन कर दिया था। जो दंगे हो रहे थे उनको रोकने के लिए कोई मजबूत सरकार देश में थी नहीं। इसलिए उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य और खुद जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार भारत में होनी चाहिए जो हर तरह की विकट परिस्थितियों को संभाल सके। तो देखिए, फिर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने वकालत की थी कि भारत में शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जिनको पत्र लिखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा। तो आप बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा। तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे गए पत्र में नेहरू जी ने कहा था, क्या कहा था? अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, देश का विभाजन हमने स्वीकार कर लिया है, भारत देश का विभाजन हो गया है, भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश बना दिए गए हैं। एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं, विभाजन हो ही गया है। अब इन सारी स्थितियों को संभालने के लिए, विभाजन के बाद की जो स्थिति है उन सबको संभालने के लिए देश में एक शक्तिशाली केंद्र का होना, केंद्र सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत को मजबूती से पेश कर सके। ऐसी बात किसने लिखी है अपने पत्र में? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा है कि हमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार बनानी चाहिए, एकात्मक की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय संघात्मक शासन व्यवस्था के।
संविधान के मसौदे में विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। तो देखिए बहुत सारे सदस्य ऐसे भी थे संविधान सभा में जो कि केंद्र सरकारों को मजबूत करना चाहते थे और केंद्र सरकार को कमजोर बनाना चाहते थे। ऐसे भी सदस्य थे कि राज्यों को ज़्यादा शक्तियां मिले केंद्र की बजाय। ठीक है, फिर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रारूप समिति थी उसने अपना प्रारूप संविधान बना के जो प्रारूप संविधान सभा के सामने रखा, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि भारत में केंद्र सरकार भी मजबूत हों लेकिन राज्य सरकारों को भी कुछ क्षेत्रों में अपने फैसले लेने के अधिकार हों। और इस तरह जितने भी कानून बनाने के विषय थे उन विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था। ये 3 सूचियां कौन कौन सी थी? संघ सूची या जिसे केंद्रीय सूची कहेंगे जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी है एक समवर्ती सूची। तीसरी समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा? ऐसे विषय होंगे समवर्ती सूची में जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। लेकिन बड़ी कौन होती है? केंद्र सरकार। किसी कानून पे लेकर दोनों में विवाद हो गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। तो ये एक ऐसी व्यवस्था की गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा। फिर इस पर लंबी बहस चली। तो देखिए क्या किया, संविधान के मसौदे में विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। ये 3 सूचियां कौन कौन सी थी? केंद्रीय सूची या जिसे संघ सूची कह सकते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए केंद्रीय सूची में जो विषय होते थे उन पर कानून कौन बनाता था? तो देखिए इसमें शामिल विषय केंद्र सरकार के अधीन होते थे। मतलब जितने भी विषय इसमें रखे गए थे जैसे विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, यातायात, सेना मतलब रक्षा वगैरह के मामले, ये सारे जो महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे वो केंद्र सरकार को दिए गए। मतलब कौन सी सूची में रख दिए गए? केंद्रीय सूची में। उन पर कोई भी कानून बनाना है, कोई भी फैसला लेना है तो केंद्र सरकार ही लेगी। कुछ जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उनको राज्यों को दे दिए गए, मतलब राज्य सूची में डाल दिए गए। तो राज्य सूची, इसमें शामिल विषय राज्य सरकारों के अधीन होते थे। राज्य सूची में जितने भी विषय थे ये राज्य सरकार कानून बनाती थी, राज्य सरकारों के अधीन होते थे। एक और सूची थी जो विषय बच गए थे, वो विषय किस में डाल दिए गए? समवर्ती सूची में। इसमें क्या होते थे? इसमें शामिल विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती थी। लेकिन अगर दोनों का कानून अलग अलग बन गया, विवाद हो रहा है दोनों में, तो किसका कानून ज़्यादा मान्य होगा? जो बड़ी सरकार है केंद्र सरकार, उसका कानून मान्य होगा। तो देखिए, लेकिन दोनों सरकारों के बीच विवाद होने पर उस विषय को केंद्र सरकार के अधीन ही माना जाएगा। तो केंद्रीय सूची में वो विषय होते थे जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी। इसमें बहुत ज़्यादा विषय थे और सारे महत्वपूर्ण विषय इसी में थे। जो कम महत्वपूर्ण विषय थे वो राज्यों को दे दिए गए कि राज्य सरकार कानून बनाएगी, मतलब राज्य सूची में डाल दिए गए। और कुछ बचे कुचे विषय थे वो समवर्ती सूची में डाले कि भाई इस पे कानून कौन बनाएगी। तो क्या कहा गया कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी, लेकिन अगर दोनों में विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि महत्वपूर्ण विषय केंद्र को दिए गए, कम महत्वपूर्ण विषय राज्यों को दिए गए, और कुछ और विषय थे समवर्ती सूची में वो भी एक तरह से केंद्र के ही ज़्यादा नियंत्रण में आते थे। इसका मतलब भारत का संविधान का जो मसौदा पेश किया गया था ये, उसमें ऐसा लगता था कि भारत में केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी और राज्य सरकारों को कम अधिकार दिए गए हैं। फिर इस पर लंबी बहस हुई, बहुत सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया और फिर किस नतीजे पर पहुँचे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, भारत में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। संविधान के प्रारूप को देखकर ऐसा लगा, जैसा अभी हमने बात की समवर्ती सूची, फिर राज्य सूची, फिर संघ सूची, उन सब को देखते हुए कि संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार है वो अधिक शक्तिशाली है। क्या क्या चीज़ें हैं और देखिए इसमें किस तरह वो शक्तिशाली है। अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया, मतलब राज्यों के मुकाबले ज़्यादा विषय केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए, महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में ही डाल दिए गए थे।
खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण ही रखा गया। जितने भी खनिज पदार्थ है, चाहे वो राज्यों में निकले, खनिज पदार्थ चाहे वो राज्यों में निकलेंगे, लेकिन उनसे होने वाली इनकम और उनका पूरा नियंत्रण और कंट्रोल कौन करेगी? केंद्र सरकार। बड़े बड़े उद्योग जो राज्यों में भी लगे हुए हैं, चाहे वो भी किसके कंट्रोल में आएंगे, किसके नियंत्रण में आएंगे? केंद्र सरकार के ही नियंत्रण में आएंगे। तो देखो, महत्वपूर्ण विषय सब किसको दिए हुए हैं? केंद्र सरकार को। इन चीज़ों से जो भी इनकम होगी वो किसके पास जाएगी? केंद्र सरकार के पास। इसके अलावा अगर कोई राज्य केंद्र की किसी कानून को मानने से मना कर देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें यहाँ पर गवर्नर लिखा हुआ है, मतलब राज्यपाल भी कह सकते हैं। ये राज्यपाल है, ये राज्यों में होता है और केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार के लिए काम करने वाला आदमी होता है। इसको लगता है कि इस राज्य में शासन ठीक से नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, केंद्र के कानूनों का, केंद्र सरकार के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सिफारिश कर सकता है केंद्र सरकार को कि इस राज्य का शासन आप अपने हाथ में ले लो। तो उस राज्य को भी वो अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, केंद्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 356 में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? गवर्नर की सिफारिश पर, मतलब राज्यपाल जब सिफारिश करेगा तो गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार भी दिया गया है। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है। वो राज्यपाल को कहेगा कि एक सिफारिश करो तो सिफारिशी पत्र लिख देगा और पूरे राज्य का सारे कानूनों का नियंत्रण किसके पास चला जाएगा? केंद्र के पास। सारे महत्वपूर्ण विषय किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार को। अब इस चीज़ का विरोध शुरू होगा। तो देखिए, कुछ करों, इसके अलावा और बातें हैं, कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। जो कर वगैरह थे, जैसे अभी हमने पढ़ा, उद्योग और खनन क्षेत्रों से, खनिजों से जो आय होगी वो केंद्र सरकार के पास जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे कर जो लगाए जाते थे, जैसे कि सीमा शुल्क, कंपनियों पर जो टैक्स लगता था, वो सारे पैसे भी किसके पास जाएंगे? केंद्र सरकार के पास। आयकर और आबकारी कर से प्राप्त आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांटती जाएगी। जैसे एक राज्य में किसी में आयकर से कमाई होती है तो वो राज्य उस आयकर का आधा हिस्सा केंद्र को देगा और आधा अपने पास रखेगा। ऐसे ही आबकारी कर जो होता है उससे प्राप्त आय भी केंद्र और राज्यों के बीच आधी आधी बांटी जाएगी। आगे है, हालांकि राज्य स्तरीय सीमा शुल्क, राज्य सरकार अपनी सीमा में जब कोई माल वगैरह लेके आता है तो एक सीमा शुल्क लगता है उस राज्य में घुसने पर, तो उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि राज्य स्तरीय सीमा शुल्क से प्राप्त आय राज्य की ही होती है, राज्य सरकारों को कुछ कर वसूलने का अधिकार भी दिया गया है। जो राज्य सरकारें हैं उन्हें कुछ कर वसूलने का भी अधिकार दिया गया है कि अपने स्तर पर कुछ कर वसूल सकें। तो इस सारी व्यवस्था से हमें लगता है कि सारा पैसा जो आय का है देश में, वो पहले तो किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास। और फिर केंद्र सरकार मतलब एक निश्चित अनुपात में सब राज्यों को वो पैसा बांट देता है। मतलब राज्य सरकारों को अपने राज्य में कोई भी विकास कार्य करवाने हैं तो वो पैसे मांगने किसके पास जाएगी? केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार जब पैसा देगी राज्यों को, तभी राज्यों में सरकार चलेगी और विकास कार्य वो कर पाएंगे। देखिए, जैसे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर, शराब पर अलग से कुछ कर लगा सकती है, ये कर राज्य सरकार लगा सकती है, लेकिन इन करों से बहुत ज़्यादा आय होने वाली नहीं थी। आगे देखिए, केंद्र बिखर जाएगा। अब संविधान सभा में जो कुछ ऐसे सदस्य थे जो व्यवस्था की गई थी, अभी हमने जो पढ़ी, इन व्यवस्थाओं का विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना था कि राज्य सरकारें ज़्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए केंद्र के मुकाबले। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि राज्य सरकारों को आपने बहुत ही कम अधिकार दिए हैं,
राज्य सरकार को अगर कुछ भी विकास कार्य अपने राज्य में करना है तो उसे केंद्र के पास ही जाना पड़ेगा पैसे मांगने, और अगर केंद्र सरकार उसको पैसा नहीं देती है तो राज्य विद्रोह कर देंगे, सभी राज्य केंद्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और पूरे के पूरा केंद्र ही बिखर जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हो उस पर अच्छे से विचार विमर्श करो और इस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहिए। ऐसा तर्क कौन दे रहे हैं? जो कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में नहीं थे, राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दिलवाना चाहते थे। तो देखिए, के संथानम एक व्यक्ति है, वो क्या कहते हैं? के संथानम ने राज्यों के अधिकारों की हिमायत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के अधिकारों में वृद्धि करनी चाहिए, केंद्र सरकार से कुछ अधिकार राज्यों को और देने चाहिए, मतलब राज्य सूची में ज़्यादा विषय रखने चाहिए संघ सूची या केंद्रीय सूची के मुकाबले। देखिए क्या कहते हैं, के संथानम ने कहा कि अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। मतलब केंद्र सरकार को इतनी जिम्मेदारियां आपने दे दी है तो इसका मतलब केंद्र सरकार पूरी एक अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी, प्रभावी ढंग से कार्य वो नहीं कर पाएगी। इसलिए केंद्र सरकार के कुछ विषय वापस किसको दिए जाएं? राज्य सरकारों को। आगे कह रहे हैं कि केंद्र के कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। मतलब केंद्र सरकार के जो दायित्व है उनमें कमी करो और किसको सौंप दो? राज्यों को। तो केंद्र ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगा और बहुत सारे कार्य राज्य सरकार भी कर लेंगी। आगे कह रहे हैं शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना सकता है। के संथानम आगे क्या कहते हैं कि आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हो कि इस तरह से 3 सूचियों में हम पूरी शक्तियों का विभाजन करेंगे तो इससे राज्यों को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है और राज्य पंगु हो जाएंगे। राज्य पूरी तरह से केंद्र की दया पर निर्भर रहेंगे। जब तक केंद्र सरकार उनको पैसा नहीं देगी वो विकास कार्य अपने राज्य में कर नहीं पाएंगे और राज्य कैसे हो जाएंगे? पंगु हो जाएंगे। इन्हें पंगु बना दिया जाएगा अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो। आगे कह रहे हैं भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। के संथानम कहते हैं जैसा अभी हमने पढ़ा कि कर वगैरह से जितने भी आय होगी वो सारी की सारी लगभग आय किसके पास जाती है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार अपने स्तर पर ज़रूर कुछ कर लगा सकती है लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होने वाली। तो सारे का सारा पैसा कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार के पास। तो भू राजस्व केवल राज्य सरकार वसूल कर सकती है, इसके अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी? के संथानम कह रहे हैं, संविधान सभा में भाषण देते हुए पूछ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने उस व्यवस्था की सिफारिश की थी कि केंद्र ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, कि राज्यों के पास अगर पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि केंद्र पैसा अगर नहीं देगा तो फिर वो विकास परियोजनाएं कैसे चलाएगा, अपने राज्य का विकास कैसे करेगा। आगे कह रहे हैं संथानम कि मैं ऐसा संविधान बिल्कुल नहीं चाहता, मतलब मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े, एक तरह से भीख मांगनी पड़े कि पैसा दीजिए तभी मैं अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था अच्छे से लागू कर पाऊंगा, अपने राज्य का विकास कर पाऊंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल पाऊंगा। तो बात बात पे राज्य सरकार केंद्र के पास जाके खैरात मांगने के लिए खड़ी हो जाए, ऐसा संविधान मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कौन कह रहे हैं? संथानम साहब। क्या कहते हैं कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े। क्या कहना पड़े? मैं अपने लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? राज्य ऐसा कहेगा कि मैं नहीं कर सकता शिक्षा की व्यवस्था क्योंकि पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा देगी तो ही करूँगा। फिर कह रहा है कि राज्यों को कहना पड़ेगा कि मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता अपने नागरिकों को। राज्य सरकार कह रही है कि मैं इन लोगों को साफ सफाई नहीं दे सकता, पैसे नहीं है इसलिए। मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बार बार केंद्र के पास जाके उसे कहना पड़े कि मुझे शिक्षा की व्यवस्था करनी है, पैसे दे दो।
मुझे मेरे राज्य में लोगों को साफ सफाई उपलब्ध करवानी है, पैसे दे दो। मुझे उद्योग लगवाने हैं, सड़कें बनवानी है, पैसा दे दो। बार बार राज्य सरकार खैरात के रूप में पैसे मांगे केंद्र सरकार से। मैं बिल्कुल ऐसा संविधान नहीं चाहता। कौन कह रहे हैं? संथानम साहब कह रहे हैं। आगे देखिए, उन्होंने कहा, किसने? संथानम ने। उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल के बिना शक्तियों का यह वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। अगर जैसा ये आपने जो मसौदा रखा है 3 सूचियों में बांटने का, जिसमें संघ सूची ज़्यादा विषय रखे गए हैं, संघ सूची में केंद्र को आपने बड़े शक्तिशाली बना दिया है, राज्य उसकी दया पर ही निर्भर रहेंगे। अगर ये व्यवस्था ऐसी की ऐसे लागू कर दी बिना जांच पड़ताल और विचार विमर्श के, तो फिर हमारा भविष्य अंधकार में होगा। राज्य सरकारें विद्रोह कर देंगी और केंद्र से अलग होने की बात वो करेंगी। आगे कह रहे हैं, कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य कहते थे अगर शक्तिशाली केंद्र नहीं होगा तो एक तरह से विपरीत परिस्थितियों से निपटने में बड़ी मुश्किल होगी। जैसा कि उस समय जब संविधान सभा में ये सारी बातें चल रही है, उस समय भारत में विकट परिस्थितियां थी, दंगे फैले हुए थे, देश का विभाजन हो गया था, बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए थे, उनके लिए भी व्यवस्था करनी है। तो इन सब परिस्थितियों से एक शक्तिशाली केंद्र ही निपट सकता है। अगर केंद्र मजबूत नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थितियों से हमारा देश नहीं निपट पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के सामने मजबूती से भारत का पक्ष नहीं रख पाएगा। ऐसा बाकी लोग जो मजबूत केंद्र की वकालत कर रहे थे उन्होंने तर्क दिए। आगे देखिए, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। मतलब अब दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, आप कह रहे हो कि राज्यों को अधिकार दो, वो पंगु हो गए हैं, वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, केंद्र से बार बार पैसा मांगना पड़ेगा। लेकिन आज हमें शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है और उसके लिए केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं जवाब में? प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग के लिए संविधान सभा में तीखी बहस होने लग गई। अब क्या कह रहे हैं? शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को भी कई अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। बहस में कई बार ये पक्ष भी रखा जा चुका था कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। इन कई अवसरों पर ये रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वे एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। खुद अंबेडकर ने भी कहा था कि केंद्र सरकार शक्तिशाली और एकीकृत होनी चाहिए, जैसा कि 1935 के संविधान जो लेके आए थे अंग्रेज, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें एक शक्तिशाली केंद्र बनाने की वकालत की गई थी। तो अंबेडकर कहते हैं कि उससे भी मजबूत केंद्र हमें चाहिए आज जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए। आगे कह रहे हैं, सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने केंद्र की शक्ति में भारी इजाफा करने की बात पर जोर दिया ताकि वे सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। कौन? शक्तिशाली केंद्र। वो कह रहे हैं कि सड़कों पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, संविधान सभा के बाहर देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और क्या पता भविष्य में और भी टुकड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी देसी रियासतें भी भारत से एक अलग देश बनाने की मांग कर रही थी वो। तो ऐसी परिस्थितियों में एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है जो इन सभी समस्याओं से और सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो वो इन सबको नहीं रोक पाएगा। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? एक शक्तिशाली केंद्र की वकालत कर रहे हैं। गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा था कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ये भी संविधान सभा के एक सदस्य थे और इन्होंने भी अपने भाषण में केंद्र को मजबूत करने की वकालत की। गोपाल स्वामी अय्यर ने भी कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और उसके बाद जो हमने पढ़ा वो व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी शक्तिशाली केंद्र वाली। बालकृष्ण शर्मा ने ये अब क्या कहते हैं कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है। बालकृष्ण शर्मा भी संविधान सभा के एक सदस्य थे और इन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है। और किस लिए जरूरी है ये अपने भाषण में गिनवाते हैं।
वह देश के हित में योजना बना सके। अगर शक्तिशाली केंद्र होगा तो वो पूरे देश के हित में योजनाएं बना सकेगा, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सकेगा, खनिज वगैरह है इनमें विकास कर सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खनन करेगा, बड़े बड़े उद्योग लगा सकेगा, तो उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को वो जुटा सकेगा, देश का विकास तेजी से कर सकेगा, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेगा और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकेगा। इसलिए एक मजबूत केंद्र का होना जरूरी है, केंद्र सरकार का होना जरूरी है, ताकि वो विदेशी आक्रमण से हमारी रक्षा कर सके, उचित शासन व्यवस्था भारत में लागू कर सके, आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके और देश हित में योजनाएं बना सके। अतः भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। तो इन सब तर्क वितर्क से फिर संविधान सभा के सदस्य सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि राज्यों के मुकाबले केंद्र ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और फिर वो व्यवस्था लागू कर दी गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाली, और केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया हमारे संविधान में, जैसा कि आज हम देखते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रभाषा। अब संविधान सभा के सामने एक और बड़ी समस्या थी, वो थी राष्ट्रभाषा की, कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। ये एक बड़ा प्रश्न संविधान सभा के सामने था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जो उत्तर भारत है वो दक्षिण भारत वालों की भाषाएं नहीं जानता है और दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत वालों की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनकी बोली को नहीं सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर भी संविधान सभा में तीखी बहस हुई और लंबे समय तक ये चलती रही। तो देखिए फिर इस बहस का निपटारा कैसे किया गया सर्वसम्मति के साथ। भारत एक विशाल देश है और देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत विविधताओं का देश है, विशाल देश है। काफ़ी लोग एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की भाषाएं नहीं समझते हैं। कोई हिंदी नहीं समझता, जैसे दक्षिण में मलयालम, कन्नड़, तमिल, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में फिर ये एक दूसरे की भाषाएं नहीं समझ पाते, तो किस भाषा को हम राष्ट्रभाषा बनाएं, बड़ा प्रश्न था ये। ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, बड़ा प्रश्न था संविधान सभा के सामने। इस मुद्दे पर संविधान सभा में कई दिनों तक बहस चली और कई बार तो काफ़ी तनातनी भी पैदा हो गई थी, मतलब आपस में खड़े हो गए थे, एक दूसरे के सामने गर्मा गर्म बहस हुई। तो अब देखिए कि बहुत सारी भाषाएं देश में बोली जाती थी, तो राष्ट्रभाषा किसको बनाया जाए। अब संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस होगी और फिर एक सर्वसम्मति से एक निर्णय पे कैसे पहुंचे वो। भारत विविधताओं का देश है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो हिंदी का विरोध दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हिंदी तो केवल देखिए इतने से क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी दक्षिण में देखिए महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। इसके अलावा केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, इधर बंगाल में बंगाली, ओडिशा में ओडिया, गुजरात में गुजराती। उत्तर में भी हम देखें तो यहाँ लद्दाखी बोली जाती है, इधर कश्मीरी, इधर पंजाबी, और यहाँ भी मीजो, खासी, इस तरह की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरह अपन देखें कि कुछ लोगों ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तो फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में दिक्कत यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र भारत में केवल इतना है जितना कि आप मैप में देख रहे हो। अब भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो, इस पर एक लंबी बहस होगी। तो देखिए गांधी जी का क्या कहना था राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर। तो देखिए महात्मा गांधी जी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसी भाषा हमें बोलनी चाहिए जिसे लोग समझ सकें, सभी भारतीय समझ सकें। और ऐसी एक भाषा जिसका गांधी जी ने समर्थन किया वो था हिंदुस्तानी भाषा। तो गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी भाषा है कौन सी? तो देखिए हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी। तो हिंदी
भारत के बहुत कुछ क्षेत्र में बोली जाती थी, उर्दू मुस्लिम समुदाय द्वारा बोली जाती थी। तो एक ऐसी सम्मिलित भाषा का विकास हुआ भारत में जिसमें कुछ शब्द हिंदी के थे तो कुछ शब्द उर्दू के भी थे और साथ ही कुछ शब्द अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के भी थे। और इस तरह एक सम्मिलित संस्कृति के रूप में एक नई भाषा भारत में विकसित हुई। उस भाषा का नाम था हिंदुस्तानी। तो ज़्यादा लोगों द्वारा समझी और बोली जाती थी हिंदुस्तानी, इसलिए गांधी जी ने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए। देखिए एक बार यहाँ पर, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। गांधी जी को लगता था कि यह भाषा हिंदू और मुसलमानों को, इसके अलावा उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है, मतलब आपस में जोड़ सकती है। तो हमें हिंदुस्तानी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में इसको मानना चाहिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदुस्तानी को देना चाहिए, ऐसा गांधी जी को लगता था। क्यों लगता था गांधी जी को? क्योंकि इसमें कुछ शब्द उर्दू के और कुछ हिंदी के हैं, इसलिए गांधी जी को लगता था कि हिंदू और मुसलमानों को एकजुट कर सकती है हिंदुस्तानी भाषा। साथ ही इस हिंदुस्तानी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के भी, मतलब दक्षिण में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके भी कुछ शब्द शामिल कर लिए गए थे। तो गांधी जी का यह भी मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा उत्तर और दक्षिण के लोगों को भी एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। 19वीं सदी जब आती है तो 19वीं सदी के आखिर में भारत में सांप्रदायिक भेदभाव बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है और जो हिंदू लोग थे उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया और मुसलमानों ने उर्दू पर जोर दिया। जो हिंदुस्तानी भाषा थी उसमें से उर्दू के शब्द निकाल दिए गए और हिंदुस्तानी एक साझा संस्कृति नहीं रही और धीरे धीरे हिंदुस्तानी भी बदलती जा रही थी। हिंदुओं ने हिंदुस्तानी में केवल हिंदी और संस्कृत के शब्दों को ही मान्यता दी तो मुसलमानों ने फारसी और उर्दू के शब्दों को ही मान्यता दी। तो सांप्रदायिकता के साथ साथ भाषा भी बदलती जा रही थी 19वीं सदी के आखिर में। देखिए बच्चों, जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। जैसे जैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक टकराव बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक कटुता बढ़ रही थी, तो भाषाएं भी दोनों की अलग हो रही थी और हिंदुस्तानी एक साझा संस्कृति के रूप में नहीं मानी जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। नतीजा यह हुआ कि उर्दू बोलने वाले मुसलमान माने गए, उर्दू और फारसी बोलने वाले मुसलमान माने गए और हिंदी और संस्कृत बोलने वाले हिंदू माने गए। तो भाषा भी सांप्रदायिकता के रंग में रंग गई थी। अब देखिए, जब संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, जैसे ही संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने शुरू किया कि हम संविधान बनाएंगे, तो संविधान किस भाषा में लिखा जाए, इस मुद्दे पर एक गर्मा गर्म बहस हुई। और ये किस कारण से हुई? तो देखिए, एक व्यक्ति थे संविधान सभा में जिसका नाम था आर.वी. धुलेकर। ये कहाँ से थे? तो ये संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य थे। संयुक्त प्रांत जिसे आजकल हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहाँ के एक कांग्रेसी सदस्य थे जो चुनकर संविधान सभा में पहुँच गए थे। ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र था, जहाँ पर ज़्यादा लोग हिंदी बोलते थे, उस क्षेत्र के थे। इसलिए इन्होंने संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए ये बात रखी कि संविधान का निर्माण हिंदी भाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए संविधान बनेगा तो वो हिंदी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। तो समस्या क्या थी? क्योंकि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सभी को हिंदी नहीं आती थी। बहुत सारे इंग्लिश बोलते थे, बहुत सारे दक्षिण भारतीय अलग अलग भाषाएं जानते थे। हिंदी हर संविधान सभा का नहीं जानता था, सभी सदस्य हिंदी नहीं जानते थे। इसलिए बात सामने आई कि संविधान सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं जानते, इसलिए संविधान हिंदी में नहीं लिखा जा सकता। तो फिर आगे क्या जवाब दिया इस बात का? किसने? आर.वी. धुलेकर ने। तो पहले तो देखिए कि आर.वी. धुलेकर ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, कांग्रेस की तरफ से हिंदी भाषी क्षेत्र से आए थे, संयुक्त प्रांत से, उन्होंने क्या बात कही संविधान सभा के सामने? हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये बात कही उन्होंने अपने भाषण के दौरान कि हिंदी में ही संविधान लिखा जाए। लेकिन समस्या क्या थी?
समस्या ये थी कि लेकिन संविधान सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते थे, हिंदी भाषा को नहीं जानते थे। तो ये बात जब सामने आई, मतलब किसी दूसरे सदस्य ने कहे कि संविधान हिंदी में नहीं लिख सकते क्योंकि सभी सदस्य हिंदी नहीं जानते, तो फिर आर.वी. धुलेकर ने बड़े ही जोशीले शब्दों में जवाब दिया था। उन्होंने कहा, इस सदन में जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते वो इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि संविधान सभा में जो भी सदस्य हिंदी नहीं जानते तो उन्हें चले जाना चाहिए, वो इस सभा में बैठने लायक नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लिए एक संविधान बना रहे हैं तो वो हिंदू या हिंदुस्तानी में ही लिखा जाना चाहिए। और इसके बाद फिर अगले कुछ दिनों तक, मतलब जब तक संविधान की बैठकें चलती रही, 3 साल तक, 3 वर्ष तक लगातार भाषा के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस होती रही कि क्या भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, किसको बनाया जाना चाहिए। इस मुद्दे के समाधान के लिए फिर एक समिति का गठन किया गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि संविधान सभा अपना कार्य बहुत सारी सभा और समितियों के सहायता से करती थी, तो एक भाषा समिति का गठन कर दिया गया और उस भाषा समिति ने इस भाषा के विवाद को समाप्त करने के लिए एक प्रारूप पेश किया था, एक फॉर्मूला बनाया था। उसे देखते हैं कि वो क्या था। तो देखिए, संविधान की भाषा समिति की रिपोर्ट। तो इस गर्मा गर्म बहस जो हो रही थी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे के समाधान के लिए एक भाषा समिति का गठन किया गया और भाषा समिति ने अच्छी तरह सबसे बात करके, सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट पेश की। क्या की उसने, क्या कहा उस रिपोर्ट में कि राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया भाषा समिति ने। फॉर्मूला क्या था? इसने कहा था कि भारत की राजभाषा, क्या लिख रहा है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। तो हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाना चाहिए, ऐसा भाषा समिति ने सुझाव दिया। और लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी तो लिपि और भाषा हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। ध्यान देना, कह रही है राजकीय भाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं कहा इसने। राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? तो देखिए, यहाँ पर हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव दिया गया था। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, सरकारें और देश का प्रशासन जिस भाषा में काम करेगा, जिस भाषा में फाइलें तैयार होंगी, वो हिंदी भाषा होनी चाहिए, राजकाज की भाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा हम उसको कह सकते हैं कि देश के सभी लोग सर्वसम्मति से किसी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार करे तो उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे, लेकिन हिंदी को राजभाषा कहा गया। अब इन्होंने कह दिया, समिति ने ऐसा सुझाव दिया संविधान सभा के सामने, अपनी रिपोर्ट पेश की उस समय, कि देवनागरी लिपि और हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी हिंदी आती नहीं थी, तो कह दिया कि 15 सालों का समय दिया जाएगा। तो देखिए क्या कहता है अगले पॉइंट में, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। कि संविधान लागू होने के बाद 15 साल तक तो अंग्रेजी राजकाज की भाषा रह सकती है। 15 साल का मतलब समय दिया जा रहा है, जिसको हिंदी नहीं आती वो सीख सकता है। और 15 साल बाद भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो इस बात पे भी फिर भी विवाद हुआ कि 15 सालों बाद क्यों। आगे देखिए, फिर कहता है कि राज्य नाराज थे हिंदी से, तो उन्होंने राज्यों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में कहते हैं कि प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा, कि हर प्रांत को हिंदी के अलावा एक क्षेत्रीय भाषा भी चुन सकता है। जैसे कि गुजरातियों ने गुजरात में फिर गुजराती भाषा को एक प्रांतीय भाषा के रूप में चुन लिया, पंजाब के लोगों ने पंजाबी को एक प्रांतीय भाषा के रूप में चुन लिया, बंगाल के लोगों ने बंगाली को एक प्रांतीय भाषा के रूप में चुन लिया। मतलब हिंदी के अलावा एक प्रांतीय भाषा भी वो चुन सकते हैं। प्रत्येक राज्य एक अलग से अपनी भाषा चुन सकता है, ये अधिकार भी राज्यों को दिया गया। तो ये थी भाषा समिति की रिपोर्ट। लेकिन कुछ हिंदी भाषी लोग थे, वो इन बातों से भी सहमत नहीं हुए, खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो देखिए, संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी जो धुलेकर साहब थे वो इस बात से नाराज थे। वो क्या कहते हैं,
लेकिन आरवी दुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदी राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा ही होनी चाहिए, लेकिन सारे विवाद को निपटाने के लिए फैसला यही लिया गया कि राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी क्या होगी, भारत की राजभाषा। तो ध्यान रहे, भारत की राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राजकाज की भाषा हिंदी है, लेकिन उसमें भी 15 साल की छूट दी गई थी कि 15 साल तक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद हिंदी का इस्तेमाल होगा। लेकिन आज तक भी अंग्रेजी का ही ज़्यादा स्तर पर प्रयोग होता है, हिंदी का राजभाषा के रूप में भी बहुत कम जगहों पे प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए, वे चाहते थे, कौन चाहते थे? आरवी दुलेकर। वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि राजभाषा बनाया जाए, नहीं, राष्ट्रभाषा ही बननी चाहिए। वो क्या कहते हैं? वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। लेकिन फिर भी सारे विवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रभाषा के बजाय क्या घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा। आगे देखिए, वर्चस्व का भय। तो कोई जो भाषा के मामले में कुछ कार्यकर्ता लोग थे, जैसे जिस एक नाम यहाँ पे है श्रीमती जी दुर्गाबाई, जो कि मद्रास की थी, मतलब आज हम कहें तो तमिलनाडु की थी, जहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती थी। वहाँ के लोग हिंदी का ज़बरदस्त विरोध करते थे, आज भी वो लोग हिंदी का विरोध करते हैं। उनको लगता था, उन दक्षिण भारत के लोगों को लगता था जिनको हिंदी नहीं आती थी, अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन गई तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती। और हिंदी को अगर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तमिल जो भी है, तमिल, मराठी वगैरह, वो सब पिछड़ जाएंगी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये उनके मन में डर था। तो अपनी भाषा को बचाने के लिए उन्होंने हिंदी का विरोध किया, उनकी भाषा के वर्चस्व को भय था। ये बात संविधान सभा में किसने कही? श्रीमती जी दुर्गाबाई, जो कि मद्रास से थी। तो दक्षिण में हिंदी का बहुत ज़्यादा विरोध बहुत ज़्यादा है। कौन कहती हैं? दुर्गाबाई। आगे कहती हैं, विरोधियों का यह मानना भी संभवतः सही है। मतलब जो विरोध कर रहे हैं दक्षिण के लोग, उनका यह मानना कहीं ना कहीं तक सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। मतलब हिंदी का प्रचार हुआ तो प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खुद जाएंगी और वो समाप्त हो जाएगी। ये डर किनको है? दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जो लोग हैं उनको। तो उनको वर्चस्व का भय है अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, इसलिए विरोध हुआ और फिर भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के बजाय उसे राजभाषा बनाने का सुझाव दिया था। आगे देखिए, गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो गांधी जी ने मरने से कुछ समय पहले, मतलब उनकी जब मृत्यु हुई थी उससे कुछ समय पहले, एक हरिजन समाचार पत्र में एक लेख लिखा था कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो गांधी जी के राष्ट्रभाषा के बारे में क्या विचार थे, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ ध्यान देना, इसके उत्तर को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था। क्या कहा? वो कहते हैं कि यह हिंदुस्तानी न तो, हिंदुस्तानी का समर्थन करते थे गांधी जी राष्ट्रभाषा के रूप में। तो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न फारसी निष्ठ उर्दू। मतलब कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वो पूरी तरह संस्कृत और हिंदी से मिली हुई नहीं होनी चाहिए और ना पूरी तरह उसमें फारसी और उर्दू के शब्द होने चाहिए, बल्कि कुछ फारसी उर्दू के और कुछ हिंदी और संस्कृत के शब्द मिला के क्या बनाई जानी चाहिए? हिंदुस्तानी। और साथ ही में उसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी जो आसानी से उसमें घुल मिल सके उनको भी शामिल करना चाहिए और ऐसी हिंदुस्तानी को हमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। देखिए, यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं से ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल जाए। तो ऐसे विदेशी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी हमें हिंदुस्तानी में शामिल कर लेना चाहिए। तो ये गांधी जी के विचार हैं। आगे देखिए,
इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं को पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना या समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा, किसी एक ही भाषा से अपने आप को बांध लेना। तो ऐसी एक साझा संस्कृति के रूप में जो भाषा सामने आई वो थी हिंदुस्तानी, और वो ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? गांधी जी। और गांधी जी के ये विचार छपे थे हरिजन सेवक समाचार पत्र में 12 अक्टूबर 1947 को। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी, अच्छे से आपने समझा होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।